हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमआरबी क्लासेज में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का जो कि चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका पार्ट 6 इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, इसके पहले हमने क्या किया है, 5 वीडियो प्रोवाइड किया है जिसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाके देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम जो है बताएंगे आपको रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, विकृत गंधिता के बारे में और संक्षारण के बारे में। ये जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का, इसका ये लास्ट पार्ट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला चैप्टर है उस पर जो भी एनसीईआरटी बेस्ड है, हमारे बोर्ड में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछे जाते हैं उसके उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया की, या इसको हम कहते हैं आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? आक्सीकरण आक्सीकरण अपचयन आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है? आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या इसी को कहते हैं अपचयोपचय अपचयोपचय अभिक्रियाएं। ठीक है, अभिक्रियाएं, इसी को भी कहते हैं अभिक्रिया। ठीक है, इंग्लिश में इसको लिखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के बारे में हमको इस चैप्टर में इस वीडियो में हमको समझना है। देखते हैं होता क्या है। कह रहा है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, नाम से ही स्पष्ट है कि वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ एक ही समय पर घटित होती हैं उसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या अपचयोपचय अभिक्रियाएं या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या है? ऑक्सीकरण और अपचयन, ये दोनों जब एक ही रिएक्शन में होने लगेगा, मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है, उसमें से एक का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे का अपचयन। जैसे मान लो हमने लिखा कि A प्लस बी गिब्स करके बना रहा है C प्लस डी। अब A का C में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, और B का D में रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मतलब अपचयन। तो ये इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या इसी को अपचयोपचय अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझते हैं? तो पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? ऐसी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, इस पेन से हम लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ एक ही समय पर घटित होती हैं। अपचयोपचय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या लिख दिया हमने? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ एक ही समय पर घटित होती हैं, अपचयोपचय अभिक्रिया कहलाती है। ये बात पता चल गई, अपचयोपचय अभिक्रिया क्या होती है? इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होगा। इतनी सी बात क्लियर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमने कहा था कि इसके पहले जब हमने ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो भी ऑक्सीकरण और अपचयन है उसकी दो परिभाषाएं हैं, एक तो सामान्य परिभाषा और एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा से कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा से ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण वह होता है जो किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और अपचयन क्या होता है? अपचयन वह होता है जो किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, जो त्यागेगा निकालेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ऑक्सीकरण होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी अपचयन होगा। अब हम समझ रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है।
तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, एक से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और एक में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। मतलब वह क्रिया जिसमें एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का ह्रास मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी तथा दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से, इसको लिखते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से। अब इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का ह्रास तथा दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण, दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ग्रहण, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का ह्रास तथा दूसरे पदार्थ का इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, वह दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ग्रहण, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ह्रास तथा दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तथा इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ग्रहण साथ साथ, ऐसे लिखते हैं, साथ साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे लिख ले रहा हूँ, रेडॉक्स अभिक्रिया या रिएक्शन, ठीक है, अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। देखिए इतना आसान है। ऑक्सीकरण और अपचयन का मतलब है, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉन को त्यागना, अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन वो होगा जिसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। ये दोनों क्रियाएं साथ साथ होंगी, ठीक है। अब हम कुछ देखते हैं इसका एग्जाम्पल, डेनियल सेल पर होने वाला अभिक्रिया समीकरण। डेनियल सेल पर होने वाला अभिक्रिया समीकरण। एक डेनियल सेल बनाई जाती है जिस पर होने वाली अभिक्रिया समीकरण हमको लिखनी है। डेनियल सेल जब बनाया जाता है ना, तो आप ये डेनियल सेल वाली जो बात है, डेनियल सेल को आप इंटर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 विलियन बनाए जाते हैं इस तरीके से, एक विलियन ये हो गया, दूसरा विलियन ये हो गया। इसमें एक विलियन जो होता है वो ZnSO4 का विलियन होता है और एक विलियन होता है वो CuSO4 का विलियन होता है। तो ये ZnSO4 का विलियन है, जिंक सल्फेट का विलियन है, इसीलिए जो इलेक्ट्रोड लगता है वो जिंक का लगता है। ये दूसरा जो है CuSO4 का विलियन है, इसलिए यहाँ जो इलेक्ट्रोड लगता है वो Cu का लगता है। अब दोनों को क्या करेंगे, एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे, एक बैटरी से जोड़ देते हैं और इन दोनों को एक लवण सेतु से जोड़ देते हैं, जिसका काम है विद्युत धारा को सुचारू रूप से बनाए रखना। तो ZnSO4 यहाँ जिंक है, यहाँ CuSO4 Cu है, तो इनके मध्य एक अभिक्रिया होता है, वही डेनियल सेल अभिक्रिया है, ठीक है। तो वही हमने लिखा है डेनियल सेल पर होने वाला अभिक्रिया समीकरण। उस अभिक्रिया को हम लिखते हैं और आपको समझाते हैं क्या होता है। वो अभिक्रिया होता है Zn प्लस में CuSO4 गिब्स करके होता है ZnSO4 प्लस में Cu। ये कौन सी अभिक्रिया है आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अभिक्रिया का प्रकार हमने बताया है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो अभिक्रिया के प्रकार के आधार पर हम बताएंगे ये कौन सी अभिक्रिया है। तो जिंक प्लस में CuSO4 गिब्स करके क्या है ZnSO4 प्लस Cu। जिंक क्रियाशीलता ज्यादा होती है Cu से, इसलिए Cu क्या करेगा, जिंक को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा और स्वयं चलाएगा, तो ZnSO4 बन गया। अब यहाँ देखिए जिंक है, ठीक है, यहाँ पर जिंक है, यहाँ जिंक अकेला है, किसी के साथ जुड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ जिंक SO4 के साथ जुड़ा है, तो SO4 पर डबल माइनस होता है, इसलिए जिंक पर डबल प्लस हो जाएगा। मतलब अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिंक
गिब्स करके Zn पर डबल पॉजिटिव क्यों लिखा? क्योंकि जिंक यहाँ अकेला था, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ Zn SO4 के साथ जुड़ गया है और SO4 पर डबल माइनस होता है और जिंक पर इसलिए डबल प्लस हो जाएगा, तो जिंक पर डबल प्लस लिख दिया। यहाँ जिंक देखो, यहाँ जिंक का परमाणु क्रमांक, मान लो किसी को परमाणु क्रमांक नहीं पता होता जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है, लेकिन मान लो जिंक का परमाणु क्रमांक पता नहीं है, ठीक है। अब जिंक का परमाणु क्रमांक नहीं पता है तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है मतलब इसमें इसके जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन यहाँ से जाने पर देखो, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना, जितना प्लस उतने इलेक्ट्रॉन की कमी। तो यहाँ कितना प्लस है? 2 प्लस, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इधर दो, यहाँ से यहाँ आने पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए इधर हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, जितना पॉजिटिव उतनी इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इधर ही जोड़ेंगे, प्लस के साइड ही जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? CuSO4 Cu के साथ जुड़ा है तो SO4 पर डबल नेगेटिव, इसलिए Cu पर डबल पॉजिटिव, तो यहाँ लिख देंगे Cu पर डबल पॉजिटिव। गिब्स करके लिखेंगे, Cu में जा रहा है तो सिर्फ Cu लिख देंगे। हमने कहा था कि इधर जितना पॉजिटिव होता है उधर उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? ये हो गया। ये जो डेनियल सेल होता है ना, डेनियल सेल में जो जिंक होता है, जिंक जो होता है एनोड का काम करता है। तो ये कहाँ हो रहा है? एनोड पर। ये कहाँ होगा? एनोड पर। ये अभिक्रिया कहाँ होगी? एनोड पर। 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। डेनियल सेल में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक एनोड दूसरा कैथोड। तो ये अभिक्रिया कहाँ हो रहा है? कैथोड पर, ठीक है, कैथोड पर, ठीक है। ये एनोड पर होगा, ये कैथोड पर। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण ही होता है। देखो ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पर, यहाँ इस पर कोई आवेश नहीं था, यहाँ इस पर 2 आवेश है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। तो यहाँ से यहाँ जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई है इसलिए क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। तो इसका ऑक्सीकरण हो गया, मैं लिख दे रहा हूँ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अगला है Cu पर डबल पॉजिटिव था, यहाँ Cu है, मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, लेकिन यहाँ जाने पर वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, मतलब यहाँ से आने पर 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। और कौन सी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है? इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं अपचयन अभिक्रिया में, मतलब यहाँ हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन होता है, ये डेनियल सेल कहता है। समझ में आ रहा है? ये डेनियल सेल क्या कहता है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो हमने समझ लिया किस पर ऑक्सीकरण हो रहा है और किस पर रिडक्शन, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया के रूप में। इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया के रूप में किस तरीके से दिखा सकते हैं? देखो इस तरीके से। कैसे? जेडन, जेडन को जेडन लिखते हैं और यहाँ प्लस में क्या है? प्लस में क्या है? ये जेडन को जेडन हमने लिख दिया, प्लस में क्या है? Cu पर डबल पॉजिटिव। फिर तीर लगाया, तीर लगा है, तीर लगा दो, फिर जेडन पर डबल पॉजिटिव, जेडन पर डबल पॉजिटिव, प्लस में Cu, प्लस में Cu, ये हो जाएगा, ठीक है। ये अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसे ये रेडॉक्स अभिक्रिया है? हम इसको घास मिटा के दिखाते हैं आपको, किस तरीके से ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसी को हम फिर से लिख दे रहे हैं, इसी को हम फिर से लिख दे रहे हैं। देखो जेडन है ना, तो इधर जेडन हो जाएगा और इधर क्या है? Cu पर डबल पॉजिटिव, तो लिखते हैं जेडन प्लस में Cu पर डबल पॉजिटिव। एरो लगा है, एरो लगाएंगे, LHS को LHS के साइड लिखेंगे और RHS को RHS के साइड। देखो अब आप सोचोगे कि यहाँ जेडन है, जेडन हमने लिख दिया, Cu पर डबल पॉजिटिव, Cu पर डबल पॉजिटिव लिख दिया, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भी तो है, तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन भी लिख लो अगर इतनी समस्या हो रही है, लिख लिया। एरो लगाया, अब RHS को RHS से जोड़ेंगे, जेडन पर डबल पॉजिटिव, जेडन पर डबल पॉजिटिव, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लिखा, प्लस में Cu है, प्लस में Cu लिख दिया। ये 2 इलेक्ट्रॉन से कट जाते हैं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को हम लिखते ही नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा नहीं था। प्लस में क्या हो जाएगा? Cu। ये क्या है? ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, डेनियल सेल पर होने वाला एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। किस तरीके से रेडॉक्स अभिक्रिया है? यहाँ से जेडन से किस में जा रहा है? जेडन पर डबल पॉजिटिव, तो यहाँ से यहाँ जाने पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण होगा, मतलब यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है, ये हो गया। यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इसने त्यागा था, लेकिन यहाँ आने पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो जाएगा? अपचयन। क्या हो जाएगा? अपचयन। अब देखिए इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ साथ हो रहा है, एक ही समय पर हो रहा है, समझ में आ रहा है? इसलिए कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या अपउपचय अभिक्रिया। तो इस एग्जांपल से आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद एक और एग्जांपल हम लिख के चलते हैं, ठीक है।
एक और एग्जांपल लिख के चलते हैं। क्या है दूसरा एग्जांपल? HgCl2 प्लस में SnCl2 गिव्स करके Hg2Cl2 प्लस में SnCl4, ये है रिएक्शन। इसको फिर हम तोड़ के लिखेंगे। यहाँ देखो Hg को तोड़ोगे ना, अलग अलग मैं बता रहा हूँ, HgCl2 को तोड़ोगे तो जानते हैं, पहले हमको अगर Hg के बारे में कुछ नहीं पता है तो Cl के बारे में तो पता होता है, एक Cl पर एक निगेटिव होता है। तो इसको अगर तोड़ेंगे ना तो Hg पर पॉजिटिव आएगा, दो पॉजिटिव आएगा। कैसे आएगा बता रहा हूँ, प्लस में 2Cl निगेटिव आएगा। ये दो आगे आ गए, एक Cl पर एक निगेटिव होता तो कितने Cl है? दो, दो Cl है तो इसलिए दो निगेटिव। एक Cl पर एक निगेटिव, दो Cl पर तो दो निगेटिव, इसलिए इस पर दो पॉजिटिव। ठीक है। ऐसे SnCl2 को तोड़ेंगे, SnCl2 तो एक Cl पर एक निगेटिव, दो Cl पर दो निगेटिव, तो 2Cl निगेटिव प्लस में Sn पर डबल पॉजिटिव हो जाएगा। जितना इस पर निगेटिव उतना इस पर पॉजिटिव, ये हो जाएगी। समझ में आया? अब इसको हम तोड़ देते हैं, Hg2Cl2 को, Hg2Cl2 को तोड़ते हैं तो क्या टूटेगा? Hg, इस पर हम जानते हैं 2Cl निगेटिव ही होगा Cl का, इसका क्या हो जाएगा? इस पर जितना जितना इस पर पॉजिटिव निगेटिव होता है उतना इस पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो Hg2 पॉजिटिव हो जाएगा, Hg2 पॉजिटिव। ठीक है। यहाँ Hg की संख्या 2 है, इसका मतलब एक Hg पर एक पॉजिटिव है। Hg2 पॉजिटिव का मतलब है, ऐसे लिख देंगे 1/2 गुणे 2, 1/2 गुणे 2। ठीक है, तो 2 2 से कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो Hg2 पॉजिटिव। ये हो गया। SnCl4 का मतलब है SnCl4, SnCl4 को अलग करके लिखोगे तो Sn पर डबल Sn, देखो SnCl4 को हम कैसे लिखेंगे, Cl कितने हैं? 4, तो 4 Cl निगेटिव, एक Cl पर एक निगेटिव, 4 Cl पर 4 निगेटिव, इसलिए Sn पर 4 पॉजिटिव। ठीक है। तो इस तरीके को हम, इस तरीके से हम तोड़ लेंगे इन सबको। अब तोड़ने के बाद इसको कैसे लिखेंगे ये देखते हैं, अलग अलग करके। अलग अलग करके हम कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं Hg जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? Hg जा रहा है, Hg डबल पॉजिटिव जा रहा है Hg2 पॉजिटिव में, Hg2 पॉजिटिव में यहीं से तो जा रहा है। और Sn की बात करते हैं तो Sn डबल पॉजिटिव किस में जा रहा है? Sn प्लस 4 में, 4 पॉजिटिव है, 4 ही पॉजिटिव तो है, ये 2 पॉजिटिव था। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, Hg ने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे, लेकिन यहाँ आने पर Hg ने 2 इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागे हैं। कैसे नहीं त्यागे हैं? यहाँ Hg ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा था, यहाँ Hg ने 2 इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागे हैं। क्यों नहीं त्यागे हैं? यहाँ Hg पर डबल पॉजिटिव है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, लेकिन पीछे 2 लगा है, पीछे 2 लगा है मतलब 2 Hg ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो एक Hg कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? एक। 2 Hg ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो एक Hg कितना त्यागेगा? एक। मतलब यहाँ से यहाँ आने पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? अपचयन। और यहाँ से यहाँ आने पर ऑक्सीकरण हो रहा है। कैसे? Sn ने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा था, 2 और त्याग दिया, मतलब 4 त्याग दिए, 2 और त्याग दिया मतलब इलेक्ट्रॉनों की और कमी हो गई, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। मतलब अर्ध अपक्रिया समीकरण अगर इसकी लिखी जाए तो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, इस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी। इसमें क्या हो रहा है? इसमें HgCl2 का क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। और SnCl2 का कितने इलेक्ट्रॉन? ऐसे इसको मिटा लेते हैं। SnCl2 का क्या हो रहा है? SnCl2 का 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो इस अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो रहे हैं, इसलिए रेडॉक्स अपक्रिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा रेडॉक्स अपक्रिया। अब आगे चलते हैं इसके। देखिए, रेडॉक्स अपक्रिया के बाद है संक्षारण। क्या है? संक्षारण। ठीक है, ये सब बोर्ड में पूछे जाते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया, संक्षारण। ठीक है, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण क्या होता है ना, मान लो हमारे पास धातु, कोई धातु है, ये मान लो लोहा है, इमेजिन करें कि ये जो है ये लोहा है। अब लोहे को अगर हम बरसात में खुले छोड़ दें, लोहे को अगर हम बरसात में खुले छोड़ दें तो पानी में या वायु में उपस्थित नमी जो होती है, नमी और ऑक्सीजन इसके साथ क्रिया कर लेगा। जब ऑक्सीजन इसके साथ, नमी और ऑक्सीजन इसके साथ क्रिया कर लेता है, क्योंकि ये लोहा है, धातु है, तो धातु का धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। धातु क्या होती है? आपने देखा होगा, लोहे का अगर कोई दरवाजा है आपके पास या लोहे की कोई वस्तु है, बरसात में या वैसे खुले छोड़ देने पर धीरे धीरे क्या हो जाता है? उसका क्षरण होने लगता है, धीरे धीरे वो नष्ट होने लगती है, जंग लग जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक है, अब संक्षारण को अगर रोकना है तो हम क्या उपाय कर सकते हैं? संक्षारण को रोकने के लिए
हम उस पर पेंट लगा सकते हैं, पेंट करके संक्षारण की क्रिया को रोक सकते हैं, या तो उस धातु को मिश्र धातु बना दो, कुछ और मिलावट कर दो, उसी धातु में कुछ और मिलावट कर दो, ठीक है, जिससे उसकी थोड़ी सी क्षमता कम हो जाए। या तो क्या कर सकते हैं, अन्य धातुओं का लेपन कर सकते हैं, अन्य धातुओं का लेपन। इसको थोड़ा सा लिखते हैं फिर आगे समझते हैं क्या होता है संक्षारण। वह अभिक्रिया है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन कामन नमी, ऑक्सीजन नमी तथा अन्य या अन्य लिखते हैं, या अन्य रसायनों के साथ धीमी अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, संक्षारण कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। इसका क्या मतलब है, क्या हमने लिखा, वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन नमी या अन्य रसायनों के साथ धीमी अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, संक्षारण कहलाता है। ये हमारे पास क्या है, धातु है, ये धातु है, ठीक है। अब धातु क्या करेगा, वायु में उपस्थित, वायु में है ना, वायु में नमी होती है, वायु में ऑक्सीजन होता है, तो ये क्या है, धातु है। अब वायु में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा या किसी अन्य रसायन के साथ क्रिया कर लेगा, तो इसका धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। हमने क्या बताया, संक्षारण क्या है, लोहे पर जंग लगना संक्षारण है। चांदी के आपने आभूषण पहने होंगे तो देखते हैं थोड़ा सा 10-15 साल पहनने के बाद चांदी के आभूषण धीरे धीरे काले होने लगते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, ठीक है। ये संक्षारण की प्रक्रिया है। इस संक्षारण की प्रक्रिया को रोकना है तो हम पेंट लगा सकते हैं, या तो मिश्र धातु बना सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, हम अन्य धातुओं का लेपन कर सकते हैं। अन्य धातुओं का लेपन का मतलब है, जैसे लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, लोहे पर जस्ते की क्या होती है, परत चढ़ाई जाती है। अब जब रासायनिक श्रेणी बताई जाएगी तो धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर रासायनिक श्रेणी बनाई गई है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, क्रियाशीलता जिसकी क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा होगी, वो क्या करता है, उस पर ज्यादा क्रियाशील तत्व पर क्या करता है, कम क्रियाशील तत्व, जिसकी क्रियाशीलता कम होगी, क्या होगी, क्रियाशीलता कम होगी, तो ये कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व का लेपन करता है, इस पर लेप लगाया जाता है। मान लो ये लोहा है, लोहे की क्रियाशीलता अधिक है और जिंक की क्रियाशीलता कम है, तो इस लोहे के ऊपर हम क्या करेंगे, जिंक की एक परत चढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है, जैसे मान लो मैं अमीर हूँ तो मेरी क्रियाशीलता ज्यादा है, कोई गरीब है उसकी क्रियाशीलता कम है, तो वो गरीब मेरे यहाँ नौकरी करेगा ना, मेरे यहाँ तो नौकरी करेगा क्योंकि मैं अमीर हूँ, मेरी क्रियाशीलता ज्यादा है, मैं थोड़ी ना उसके यहाँ जाके नौकरी करूंगा। उसी प्रकार से जिस तत्व की क्रियाशीलता ज्यादा होती है, ठीक है, उस तत्व पर कम क्रियाशील तत्व क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील तत्व का लेपन करते हैं, लेप लगाते हैं। समझ में आ रहा है, ऐसे मजदूर होता है अमीर के यहाँ काम करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हम लिखते हैं क्या, उदाहरण, संक्षारण या उदाहरण ऐसे लिख लेते हैं। उदाहरण क्या है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना संक्षारण की प्रक्रिया है। और क्या है, चांदी के आभूषणों का काला होना, ठीक है। अब संक्षारण की प्रक्रिया को रोकना है, संक्षारण की प्रक्रिया को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, धातुओं पर पेंट लगा सकते हैं, ठीक है। संक्षारण की प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, धातुओं पर पेंट लगाना।
रोकना लिख लेते हैं, रोकना। रोकना क्या हो जाएगा, धातुओं पर पेंट लगाना। और क्या है, धातु, मिश्र धातु बनाना। मिश्र धातु बनाना, मिश्र धातु बनाना। अगर हमारे पास कोई मिश्र धातु हो जाएगी तभी संचालन की प्रक्रिया नहीं होगी। और एक तीसरी बात क्या है कि धातुओं का अन्य, धातुओं का अन्य धातुओं पर परत चढ़ाना, परत चढ़ाना। अगर संचालन की प्रक्रिया को रोकना है तो किसी एक कम क्रियाशील धातु को उठाओ, अधिक क्रियाशील धातु पर उसकी परत लगा दो, परत चढ़ा दो, ठीक है, वैद्युत अपघटन विधि द्वारा। तो वो क्या हो जाएगा, इस तीन प्रक्रियाओं से हम संचालन की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। धातुओं पर पेंट लगाना, मिश्र धातु बनाकर रोक सकते हैं, और धातुओं का अन्य धातुओं पर परत चढ़ाना। ऐसे इस तीन प्रक्रियाओं द्वारा हम संचालन को रोक सकते हैं, ठीक है। अब आगे जो है इस चैप्टर का एकदम लास्ट टॉपिक चल रहा है, और ये लास्ट हेडिंग भी होने वाला है, विकृत गंधिता। क्या है, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, ठीक है। विकृत गंधिता क्या होता है, विकृत मतलब बेकार, गंधिता मतलब गंध। जब कैसा गंध दे, बेकार गंध दे। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं, तैलीय खाद्य पदार्थ, जिसमें तेल और वसा वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जब थोड़ा समय तक उनको खुले में हम रख देते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, वो अजीब टाइप का बदबू देने लगते हैं, अजीब टाइप का गंध देने लगते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम उस खाद्य पदार्थ को खुले में छोड़ देते हैं तो वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन है। तो वो खाद्य पदार्थ क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। अब जब ऑक्सीकरण हो जाएगा तो उसका जो स्वाद होगा, उसका जो गंध होता है वो बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता, ठीक है। अब विकृत गंधिता में क्या आता है, विकृत गंधिता में होता है जैसे हम, ये जो हमारे चिप्स आते हैं बंद पैकेट वाले, जो भी हम दुकान पे, किराने की दुकान पे सामान खरीदते हैं, कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, आलू चिप्स खाते हैं ना, कुरकुरे खाते हैं, ये सब बंद पैकेटों में रखे जाते हैं और उनमें गैस भरी जाती है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। अगर नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन भरी जाएगी तो वो खराब हो जाएगा, खाने योग्य नहीं रहेगा। लेकिन नाइट्रोजन भरी जाती है इसलिए लंबे समय तक वो खाने योग्य बना रहता है और उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। या हम अगर उन चिप्स को, कुरकुरे को, ठीक है, बंद पैकेट में रखकर खुले पैकेट में रखेंगे तब भी वो जल्दी से खराब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि खुले से क्या होगा, वायु अंदर जाएगी, जब वायु अंदर जाएगा तो ऑक्सीजन भी जाएगा और ऑक्सीजन के कारण क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, इसलिए उसका स्वाद, उसका गंध बदल जाएगा, यानी विकृत गंधिता हो जाएगी, बेकार गंध हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए इसको लिखते हैं, खाद्य पदार्थों, खाद्य पदार्थों में उपस्थित, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा, तेल तथा वसा का धीमी, धीमी ऑक्सीकरण, धीमी ऑक्सीकरण होने से उसका स्वाद, उसका स्वाद तथा गंध, उसका स्वाद तथा गंध, उसके स्वाद तथा गंध का बदल जाना, उसके स्वाद तथा गंध का बदल जाना, का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है, ठीक है। क्या लिखा हमने, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा का धीमी ऑक्सीकरण होने से, धीमी ऑक्सीकरण होने से उसके स्वाद तथा गंध का बदल जाना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। जैसे खाद्य पदार्थ हमारे पास है, अब उनका धीमे धीमे वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीकरण हो जाएगा, जिसके कारण उसका गंध और स्वाद बदल जाएगा। इसी प्रक्रिया को क्या कह देते हैं, विकृत गंधिता, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। हम इसको लिखते हैं, विकृत गंधिता को या एग्जाम्पल इसका पहले लिख लेते हैं, उदाहरण, पानी तथा पनीर, पानी तथा पनीर को खुला छोड़ देने पर, को खुला छोड़ने पर उनका स्वाद या उनका गंध बदल जाता है, उनका
गंध बदल जाता है या उनमें गंध आने लगता है। ठीक है, पनीर और पानी को अगर हम खुला छोड़ देंगे तो उनका गंध बदल जाएगा, खासकर गर्मियों में। गर्मियों में क्या होता है, अगर लंबे समय तक पानी रख दोगे ना तो उसमें बैक्टीरिया बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है, उसका गंध बदल जाता है। पनीर को रख दोगे तब भी आ जाता है। ठीक है, लंबे समय तक पनीर को हम नहीं रख सकते हैं सुरक्षित गर्मियों में, क्योंकि वो विकृत गंध देने लगता है, बेकार गंध देने लगता है। इसके बाद हम समझेंगे विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। ठीक है, विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। अब देखेंगे कि विकृत गंधिता को रोकने के क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहला उपाय क्या है, विकृत गंधिता को रोकने का सबसे पहला उपाय, हम क्या कर सकते हैं कि खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में रख दें। किस पात्र में, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में रख दें। वायुरोधी पात्र का मतलब है ऐसा बर्तन, ऐसा पात्र जिसमें वायु इंटर ना कर सके, जिसमें वायु अंदर ना जाए। क्योंकि जब वायु अंदर नहीं जाएगा तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन भी अंदर नहीं जाएगा और वो खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहेगा लंबे समय तक। क्योंकि जब वायु नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो उसका ऑक्सीकरण भी नहीं होगा, जिसके कारण विकृत गंधिता नहीं होगी। ठीक है, क्या लिखेंगे, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में रखना। लिखते हैं खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में रखना, पात्र में रखना। अगली बात है, अगली बात है कम ताप पर, कम ताप पर पके भोजन का प्रशीतन, का प्रशीतन। इसका क्या मतलब है, पहला हमने बताया खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में रखना, दूसरा हमने बताया कम ताप पर पके भोजन का प्रशीतन। इसका मतलब है ऐसा भोजन जो हम धीमी आंच पर पकाते हैं। धीमी आंच पर पकाएंगे तो धीरे 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 भोजन होगा हमारा। ठीक है, कम आंच पर हो गया हमारा भोजन। अब उसका प्रशीतन, प्रशीतन मतलब उसको फ्रीजर में रखना है, रेफ्रिजरेटर में रखना है, फ्रिज में रखना है, ठंडा करके रखना है। क्यों, ठंडा करके रखने की वजह से क्या होगा कि इसका जल्दी से ऑक्सीकरण नहीं होगा और इसमें कोई बैक्टीरिया बैक्टीरिया प्रवेश नहीं कर पाएगा, जिस कारण से इसका गंध खराब नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ना कि अगर कोई, देखिए अगर मिडिल क्लास वाली जो फैमिली होती है, वो उनके घरों में ज्यादातर ये होता है कि कुछ चीज मान लीजिए खाने वाला ही चीज है, कुछ बच गया है, कोई सब्जी बच गई है, कुछ भी बच गया है, तो फ्रिज में डाल देते हैं। फ्रिज में डालने के बाद क्या होता है, कुछ समय बाद निकालेंगे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, तो वो खराब नहीं होता है। क्यों नहीं खराब होता है, क्योंकि ठंडापन की वजह से उसमें कोई बैक्टीरिया प्रवेश नहीं कर पाती है। ठंडापन हो जाने की वजह से उसमें बैक्टीरिया नहीं प्रवेश कर पाती है और उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। ऑक्सीकरण नहीं होगा तो विकृत गंधिता नहीं होगी, वो बदबू नहीं देगा, किसी प्रकार का गंध नहीं आएगा, खराब नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो गर्मियों में क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी से चीजें खराब हो जाती हैं अगर फ्रिज में न रखे। इसलिए ये कहा गया है कम ताप पर पके भोजन का प्रशीतन करना जरूरी है। ठीक है, तीसरी बात क्या है, बंद पैकेटों, बंद पैकेटों में ऑक्सीजन की जगह, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का प्रयोग, नाइट्रोजन का प्रयोग। अगली बात क्या है, बंद पैकेटों में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन का प्रयोग। इसका क्या मतलब है, जो बंद पैकेटें आती हैं जैसे आलू चिप्स का, ठीक है, कुरकुरे खाते हो ये सब जो बंद पैकेटें हैं, और हम डबल रोटी लाते हैं ना, पाव रोटी जिसे कहते हैं, मार्केट से लाते हैं, वो पॉलिथीन में पैक होता है, उस पर डेट दिया रहता है, 4 से 5 दिन चलेगा डबल रोटी। ठीक है, उसके बाद ये खराब हो जाएगा 3 से 4 दिन। इसलिए खराब हो जाएगा क्योंकि इसमें कवक लग जाते हैं। ठीक है, वो फिर बाद में देखेंगे व्हाइट व्हाइट सा लग जाता है और विकृत गंधिता हो जाती है, उसके स्वाद खराब हो जाता है। तो यहाँ कहा गया है बंद पैकेटों में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन का प्रयोग। जो बंद पैकेट होते हैं उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं भरना है, कौन सी गैस, क्या भरना है, नाइट्रोजन भरना है। क्योंकि ऑक्सीजन भरेंगे तो उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, और ऑक्सीकरण हो जाएगा तो वो विकृत गंधिता हो जाएगी, मतलब बेकार गंध हो जाएगा, स्वाद उसका खराब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो वसा युक्त होता है, तेल और वसा युक्त होते हैं। जैसे आलू चिप्स, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ आलू चिप्स। ठीक है, ये जैसे क्या हो गया, आलू चिप्स। अब इतनी सी बात हो गई।
अगला है भोजन, खाद्य पदार्थ तथा भोजन को ऐसे लिखते हैं, खाद्य पदार्थ तथा भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश, सीधे सूर्य के प्रकाश से बचाना, सूर्य के प्रकाश से बचाना। क्या लिखा है? खाद्य पदार्थ तथा भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश से बचाना। जो सूर्य की किरणें होती है ना, जब किसी खाद्य पदार्थ या भोजन पर पड़ती हैं तो धीरे धीरे क्या होने लगता है? वो विकृत गंधिता होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो ऊष्मा की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण तेजी से होने लगता है। क्योंकि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण जब तेजी से होने लगेगा तो क्या होगा? वो खाद्य पदार्थ हमारा जल्दी से विकृत गंध हो जाएगा, मतलब उसका गंध जो है जल्दी से बेकार हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? खाद्य पदार्थ और भोजन को सीधे सूर्य के संपर्क में नहीं रखना है। ठीक है, आगे क्या है? आगे है 5वां, BHA, एवं BHT, एवं BHT जैसे प्रतिऑक्सीकारकों, ऑक्सीकारकों का उपयोग। ठीक है, ये क्या है? BHA एवं ये T है, BHA एवं BHT जैसे प्रतिऑक्सीकारकों का उपयोग। अब BHA एवं BHT जैसे प्रतिऑक्सीकारकों का उपयोग करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि BHA एवं BHT ये दोनों जो होते हैं ना, इन खाद्य पदार्थों में अगर इसका उपयोग हम कर दे रहे हैं तो इनका प्रतिऑक्सीकारक ही होते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं? प्रतिऑक्सीकारक। प्रति मतलब ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीजन के प्रति होता है, ऑक्सीकारक के प्रति होता है, ऑक्सीकारक का उल्टा मतलब ये ऑक्सीकरण को रोकेगा। समझ में आ रहा है? तो BHA एवं BHT, अगर खाद्य पदार्थों में हम BHA एवं BHT का प्रयोग कर दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोक देगा, बहुत धीमा कर देगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? ब्यूटाइलीकृत हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, ब्यूटाइलीकृत हाइड्रोक्सी एनिसोल। और BHT का होता है ब्यूटाइलीकृत हाइड्रोक्सी टॉलुइन, T से टॉलुइन। ठीक है, देखो B से ब्यूटाइलीकृत, H से हाइड्रोक्सी, A से एनिसोल, B से ब्यूटाइलीकृत, H से हाइड्रोक्सी, T से टॉलुइन। तो ब्यूटाइलीकृत हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटाइलीकृत हाइड्रोक्सी टॉलुइन ये दोनों प्रतिऑक्सीकारक होते हैं। तो इनका प्रयोग अगर हम खाद्य पदार्थों में करते हैं तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोक देते हैं, मतलब खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता नहीं होने देते हैं। ठीक है, उसको रोक देते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा और ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट था। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा, जो हमारे बोर्ड में पूछता है, वही क्वेश्चन हम यहाँ कराएंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है, तब तक क्या करिए, आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज करिए ताकि आपको क्या हो, अच्छे से चीजें पता हो जाए। धन्यवाद।